स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ में हैं करौली के जाने माने शिक्षाविद, समाज सेवी और वर्तमान में बाल कल्याण समिति के सदस्य। परिचय के लिए मोहताज नहीं है सैयद फजले अहमद जी, और आज हम जानेंगे उनके जीवन की यात्रा के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरा जन्म करौली के एक बहुत ही सरल परिवार में हुआ। मेरे पिता यहाँ एजुकेशन से ही जुड़े हुए थे, वो भी एक टीचर थे। हम लोग 5 भाई थे। उन 5 भाइयों में मैं तीसरे नंबर का था और ये सौभाग्य था कि 2 भाई बड़े थे और 2 छोटे थे। मेरे पिता सैयद अब्दुल हई, जो करौली के इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर रहे थे, उनसे बहुत ही शानदार सहयोग और प्रेरणा मिली। 2 बड़े भाई और 2 छोटे भाइयों के बीच में मैं बीच में होने का मुझे बहुत ही सानिध्य मिला। राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन प्राप्त की। उसके तत्पश्चात मैं रेमकोटिया चिल्ड्रन एकेडमी में अध्यापक के रूप में मैंने अपना कार्य ग्रहण किया। उससे पहले मैं राज्य सेवा के लिए कई सारी सर्विसेज के लिए मैंने अप्लाई किया, लेकिन कुछ ऐसी पारिवारिक परिस्थितियां रहीं कि मैंने उनको त्याग कर अपनी फादर मदर के साथ रहना चुना और मैंने प्राइवेट जॉब चुना। प्राइवेट जॉब में सबसे पहले मैंने 1 अक्टूबर 1986 को, देखिए, जब मेरी शिक्षा पूर्ण हुई तो मैंने 1987 में राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा दी और उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ। मुझे देवस्थान निरीक्षक का पद उसके अंदर मिला। उस वक्त के चेयरमैन ने मेरे ब्रदर जो डॉक्टर थे उनसे कहा कि अगली बार बेहतर तैयारी करवाएं, और उसके उपरांत मैंने भी सोचा कि मुझे RAS मेंस में ही सिलेक्शन हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन उसके उपरांत मेरे पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी रहीं कि मेरे बड़े ब्रदर डॉक्टर सैयद फजले बारी, उनका निधन हो गया और मेरे घर में कई सारी परेशानियां सामने आ गईं, और उसी परेशानी में मेरे पिता का देहांत हुआ और मेरी मदर को पैरालिसिस हो गया। तो मुझे उनके साथ रहने का और मैंने उनकी सेवा का काम चुना, और मैंने फिर आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए त्याग कर मैंने कहा कि मैं करौली रहकर करौली जन की सेवा ही करूं और अपनी माँ बाप की सेवा करूं। और उस करौली की सेवा करने का ईश्वर ने मुझे इतना शानदार मौका दिया कि मैं अब अपने आप को करौली जन की सेवा करके, करौली के छात्र छात्राओं और बच्चों की सेवाएं करके, यहाँ के सर्व समाज की सेवा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। हुआ क्या कि जब मैंने ये ज्वाइन किया 1 अक्टूबर 1986 को, तो मिडिल स्कूल था रेमकोटिया चिल्ड्रन एकेडमी। मुझे फादर ने जब वहाँ भेजा तो शिक्षा में एक ही इंग्लिश मीडियम स्कूल था। बहुत अच्छे बच्चे थे। आप यकीन मानिए कि उस जगह से मैंने अपना जीवन शुरू किया, और जीवन में बड़ी सादगी और सरलता थी, और साथ में ईमानदारी का पुट बहुत था, क्योंकि मेरे परिवार से मैंने जो ईमानदारी और सहृदयता और सदायिशता सीखी वो एक बहुत बड़ी बात थी। मैंने बच्चों के साथ बहुत ही कठिन परिश्रम किया, और कठिन परिश्रम के बाद धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहा। मुझे किशोर सिंह जी शर्मा जैसे व्यक्तित्व के साथ काम करने का अवसर मिला, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। राजवीर सिंह जी जैसे व्यक्तित्व ने मुझे निखारा, संवारा और मुझे ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने कहा कि फजले अहमद, तुम में वो प्रतिभा है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। धीरे धीरे दर्जा बदर्जा मुझे वहाँ तरक्की मिलती रही। मैं वाइस प्रिंसिपल बना, फिर प्रिंसिपल बना, फिर डायरेक्टर बना, फिर डायरेक्टर PR बना। मेरा ये सफ़र लगभग वीना मेमोरियल सोसाइटी के साथ स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में, सोसाइटी में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में 26 साल का रहा। इन 26 साल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे, आप यकीन मानिए कि मैं अगर किसी बच्चे को, मेरे स्टूडेंट्स को कुछ नहीं आता था तो मैं इतना चिंतित हो जाता था, मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, और मैं अपने स्टाफ के साथ मीटिंग करता था
और आप यकीन मानिए कि उस कठिन परिश्रम और उस मेहनत से हमारे यहाँ मैं राजस्थान में पहली मेरिट दी राहुल मंगल की, फिर छठे नंबर पर निधि की दी, और इसी तरह रविंद्र जी की मेरिट दी। लगभग 5 बार हमारे विद्यालय से मेरिट आई और करौली का नाम, भरतपुर संभाग का नाम राजस्थान में बड़े गौरव से लिया जाने लगा कि करौली में भी कोई इंस्टीट्यूशंस है और जहाँ एक प्रिंसिपल है सैयद फजल अहमद, जो लोगों को साथ लेकर करीब 55 से 60 आदमी का स्टाफ हुआ करता था और 8-10 सहायक कर्मचारी होते थे, लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर इस संस्थान को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और आप यकीन मानिए कि आज मेरे स्टूडेंट्स जो हैं मेरे पास, अभी मेरे यहीं बैठे हुए हैं मेरे अमित जी, लेक्चरर साहब अमित शर्मा जी, तो वो यहाँ मॉडल स्कूल में लेक्चरर हैं केमिस्ट्री के। तो ऐसे सैकड़ों आईएएस और आईपीएस जो स्टूडेंट्स मेरे रहे। डॉक्टर्स हैं, करौली हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की एक लाइन लगी हुई है जो मेरे स्टूडेंट्स रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये सारी स्टूडेंट्स जो हैं ये मेरी अमूल्य निधियाँ हो गए हैं। जब ये स्टूडेंट्स से मैं मिलता हूँ और जब मेरे आकर नज़दीक से मुझे स्नेह और प्यार देते हैं, जब मेरे चरण स्पर्श करते हैं, तो मैं उन्हें गले से लगा लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि अब मैं आपसे हाथ मिलाकर मैं अपने आप को अब ऐसा महसूस करूँगा कि आज मैंने बहुत कुछ कमा लिया है। मैं उनसे कहता हूँ कि तुम मेरी अमूल्य निधियाँ हो, तुम मेरे एसेट हो। एक किस्सा था, मैं जनशताब्दी के अंदर बैठा हुआ था, करौली आ रहा था, तो मैं पानी की बोतल लेने प्लेटफार्म पर जाने वाला था, तो एक पेयर वहाँ आया और उसके हाथ में 2 ब्रीफ केस थे। जैसे ही वो डिब्बे में उस गैलरी में आए, उसके हाथ से दोनों ब्रीफ केस नीचे गिर गए। तो मैंने कहा पता नहीं क्या बात हुई, तो वो वहीं छोड़कर आए और आके मेरे चरण स्पर्श करके कहा कि आपको देख के प्रिंसिपल वाली फीलिंग आ गई। वो विदेश में इंजीनियर थे और वो वहाँ से आए थे और वो भी करौली आ रहे थे। तो वो, और आप यकीन मानिए कि कितना बड़ा वो, मैं अपने आप को मेरी आंखें आंसुओं से भर आई और मुझे इतना अच्छा लगा। और फिर वो ट्रेन में देखिए सफ़र कर रहे हैं, वो बैठ नहीं रहे। मैंने कहा कहाँ तक चलेंगे बैठे। तो उन्होंने वो राहुल मंगल जो मेरिट आई थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स से उनसे मेरी मुलाकात करवाई कि देखिए आप, मैं फजले सर के साथ बैठा हूँ आज, मेरा वो देखिए आप, मुझे भाग्यशाली हूँ कि मुझे फजले, उनकी मिसेज भी थी। तो ये ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो मैं अपने आप को, आप यकीन मानिए कि मुझे जब इन सारे अपने इस परिदृश्य को सोचता हूँ तो मुझे अपने जीवन में इतनी संतुष्टि, इतना सुकून है कि मैं बिस्तर पर लेटने के बाद आज भी मुझे 2 से 3 मिनट के अंदर नींद आ जाती है। और एक बड़ा अच्छा मैं आपको किस्सा सुनाऊं कि दीपावली का दिन था अब से 2-3 साल पहले, और जैसे सब मनाने आते हैं तो मैं भी फतेहकोट पर आया। बड़ी भीड़ भाड़ थी ज़बरदस्त तरीके की, बाहर के बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे। मैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, पहचान नहीं पा रहा था वो कौन है। तो वहाँ जब वो मुझसे मिलने लगे, मेरे चारों तरफ खड़े हो गए, कुछ लोग जब वहाँ चरण स्पर्श करने लगे तो मुझे ट्रैफिक इंचार्ज आए और वो बोले कि साहब आप इधर गली में खड़े होइए, ट्रैफिक जाम हो गया फतेहकोट का। तो मैंने क्यों, कि ये जो बच्चे आपके पास खड़े हैं, जो भीड़ लग रही है आपके पास। तो मैं बराबर वाली पिक्चर हॉल वाली गली में चला गया। मैं वहाँ खड़ा था तो मैं आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहा था। तो उस वक्त मुझे ये आभास हुआ कि फजल अहमद, तो इससे बेहतर काम क्या होगा कि करौली के सबसे मुख्य चौराहे पर आपकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाए, आपके विद्यार्थियों की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाए, वो भी इस आदर और सम्मान के साथ। पैसा तो बहुत कमा लिया जाता है, लेकिन वहाँ जो सम्मान मुझे मिला, तो मैंने कहा इससे बड़ी कोई पूंजी हो नहीं सकती। तो ये मेरे स्टूडेंट्स का मुझे जो प्यार मिल रहा है वो बहुत ही मुझे ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है। देखिए, मेरे जीवन की इस लंबी यात्रा में मेरे पिताजी के बाद और घर की पारिवारिक स्थिति के बाद परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से भी थोड़ा सा और शारीरिक रूप से भी हम सब लोग टूट चुके थे। और उस वक्त में बहुत ही गहरे सदमे और गम में था। सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि ये इतना लंबा जीवन कैसे चलेगा। लेकिन देखिए, मैं सभी को कहना चाहूँगा कि यदि आपके पास ईमानदारी और सच्चाई है तो आप साहस को बिल्कुल नहीं छोड़ें। उम्मीदों के साथ हमेशा नए रास्ते निकल आते हैं। यदि आपने कठिन परिश्रम किया, आपने ईमानदारी से मेहनत की और सच्चाई के रास्ते को चुना, तो निश्चित रूप से आप कामयाबी की ओर अग्रसर हो जाएंगे। वही मैंने किया। देखिए, बहुत सारी चीज़ें थीं जिनकी मैं चाहता था कि वो मेरे पास हों, लेकिन
हालात और परिस्थितियां ऐसी हो बन जाती हैं कि वो नहीं मिल पाती हैं, लेकिन मैंने ये फार्मूला अपनाया, जो मिल गया उसे ही मुकद्दर समझ लिया। लेकिन इस यात्रा में बहुत सारे कष्ट आए, बहुत सारे दुख भी आए और कई सारी परेशानियां भी आईं, लेकिन हमेशा मैंने जब ईश्वर से मांगा तो उसने मुझे बहुत आसानियां दी। आप यदि सच्चे मन से अपनी मेहनत के साथ, कठिन परिश्रम के साथ आप ईश्वर अल्लाह साथ से ये होता है जैसे कि आपको कि पिताजी की मृत्यु हो गई, भाई की मृत्यु हो गई, उसके बाद आपने क्या किया? परिवार को संभालने के लिए किस प्रकार का काम किया, कैसे परिवार को संभाला, अपने आप को संभाला, हाँ देखिए क्या रोजगार किया उसने? जी, बस वो यही था। देखिए वो मेरे इन कठिन परिस्थितियों में जब पिताजी और मेरे भाई चले गए तो काफ़ी सारी परेशानियां सामने फेस करनी पड़ी। थोड़ा सा घर मेरा आसूदा था, संपन्न था, थोड़ा सा काम चला, लेकिन देखिए कहीं भी काम करना तो बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे 225 रुपये वेतन मिला, और जब मुझे 225 रुपये वेतन मिला तो मैंने कहा, हमारे श्रीमान गोविंद शर्मा जी थे, वो वहाँ पर थे, तो उन्होंने जब मुझे दिया तो मैंने कहा 225 रुपये। खैर वो मैं लेके घर गया, मैंने वहाँ घर बताया तो घर पर बड़ी खुशी हुई। वो 225 रुपये मुझे बहुत ज़्यादा लगे, और वो 225 रुपये में फिर पता चला कि आप तो साइंस के स्टूडेंट हो, इसलिए आपको 25 रुपये एक्स्ट्रा सैलरी और मिली है। वहाँ 180 रुपये और 200 रुपये मिला करते थे तब, और किशोर सिंह जी सर को हमारे 250 रुपये मिला करते थे। तो वो 225 रुपये में हम लोग अपने घर पर सभी की ज़रूरतों को पूरा करते थे, और उन ज़रूरतों में 225 रुपये से जो मुझे काम चला वो मेरे परिवार के लिए बहुत ही काम आया। धीरे धीरे तनख्वाहें बढ़ती रहीं, मेहनत करते रहे। फिर ऐसा अवसर आया कि जब आप प्राइवेट जॉब में हैं तो शादी की बात जब आई तो शादी में इत्तेफाक देखिए घर परिवार अच्छा था, ख़ानदान अच्छा था, तो जयपुर के एक बहुत ही अच्छे परिवार में मेरी शादी हुई। उन लोगों ने, हो सकता है कि मेरी तनख्वाह देखी या नहीं देखी, लेकिन उन्होंने ये देखा कि लड़का ईमानदार है, मेहनती है, और कहीं ना कहीं लव मैरिज थी या अरेंज? नहीं, अरेंज मैरिज थी जी। हाँ, वो आप देखिए कि अरेंज मैरिज थी मेरी, और जब अरेंज मैरिज थी तो उन दिनों बेसिक टेलीफोन हुआ करते थे। 220 786 मेरे घर टेलीफोन लगा हुआ था, तो उनके घर भी टेलीफोन था। तो मेरे दोस्त कहा करते थे, घर वाले भी कहा करते थे कि बात कर लें, पर आप यकीन मानिए मैं सच्चे दिल से आज आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल हृदय की गहराइयों से, कि मैंने उससे पहले कभी फ़ोन नहीं किया जब तक निकाह नहीं हो गया। बहुत बड़ी बात है। जी, तो वो अक्सर ये बात होती थी कि सब कहते थे फ़ोन कर लें। घर वाले, मेरी जो बहनें हैं, भाई हैं, वो भाभियां हैं, वो बात करती थी, लेकिन मैंने कभी फ़ोन नहीं किया। मैंने उनको उसी दिन देखा जब मेरा निकाह हुआ, जब वो वहाँ मेरे पास बैठकर विदा हुई थी। तो उसके बाद भी वो, आप यकीन मानिए कि वो अर्धांगिनी और मेरी पत्नी भी इतनी सब्र वाली और इतनी शानदार तरीके से मेरे साथ रहीं कि उनसे मुझे बहुत हौसला मिला, और उन्होंने मुझे आगे बढ़ने पर प्रेरित किया। हर जगह ये कहा जाता है, हर मज़हब के अंदर, कि जो रोज़ी और रिस्क होता है वो औरत की किस्मत से होता है, और पुरुष की किस्मत से औलाद होती है, बच्चे होते हैं। तो ईश्वर ने मुझे 3 बेटे दिए, और मेरी मिसेस की किस्मत से मेरे रोज़गार में दिन ब दिन तरक्की होती रही, तनख्वाहें ठीक होती रहीं, गुजारा होता रहा। मुझे मेरे मिलने वाले जो हैं, एक बुज़ुर्ग साहब थे, उन्होंने ये कहा कि आपको एक फार्मूला बताता हूँ कि आपको चाहे कोई भी तनख्वाह मिल रही हो, आप उसमें से रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, जो आपकी हैसियत है, वो रोज़ाना किसी गरीब को दान कर दिया करें, चुपचाप दे दिया करें। तो ये देखिए, जो देवत है वही पावत है। मेरी कोई हैसियत नहीं थी, मैं देने वाला कौन हूँ, और दिलवाने वाला तो वो ऊपर वाला बैठा हुआ है। लेकिन मैंने इस फॉर्मूले को जब अपनाया, मैंने कहा कि ये थोड़े बहुत इस तरह कर दिया जाए, पैसा दे दिया जाए, तो धीरे धीरे तरक्की होती रही। फिर उसके बाद मैं इन 26 साल के एक बहुत लंबी सेवाओं के बाद मुझे मेरिट देने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भी कई बार सम्मानित किया गया। फिर मैं यहाँ हाजी रुखसार अहमद साहब के साथ सोशल वेलफेयर सोसाइटी में वो अध्यक्ष थे और मैं सेक्रेटरी था। फिर सोशल वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए हमने सेवा का काम शुरू किया निस्वार्थ भाव से। कभी सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने कभी कहीं से कोई फंडिंग नहीं की। करौली में जितनी भी सेवाएं दी गई सब समाज के लिए,
वो निस्वार्थ रूप से दी गई और वो आज भी जारी हैं। सर, हर व्यक्ति की सफलता में किसी न कोई योगदान होता है, आपकी सफलता में किसका योगदान मानते हैं? देखिए, मेरी सफलता में मेरे परिवारजन का योगदान तो था ही, लेकिन मुझे राजवीर सिंह जी ने जिस तरह प्रेरणा दी, राजवीर सिंह जी ने मुझे एक ऐसा रास्ता बताया। मैंने जब ज्वाइन किया तो छोटी सी एक लाइब्रेरी थी, उसमें करीब 1100 किताबें थीं। तो एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि इधर आइए फजल अहमद, आपने लाइब्रेरी में से अब तक कितनी किताबें पढ़ी? तो मैंने कहा कि सर मैंने तो नहीं पढ़ी। कहने लगे रोज़ एक किताब इशू करवाएंगे आप और लेके जाएंगे। अब यकीन मानिए कि मैंने धीरे धीरे करीब लगभग 6-7 महीने में वो पूरी 1100 किताबें पढ़ डाली। और उन 1100 किताबों का पढ़ने का इतना महत्वपूर्ण मेरे जीवन में योगदान रहा कि उन किताबों ने, उन पुस्तकों ने, जो राइटर्स थे, बड़े बड़े राइटर्स थे हिंदी के, उन्होंने मेरे मन मस्तिष्क को परिष्कृत कर दिया, इतना साफ सुथरा कर दिया कि मुझे सब साफ सुथरे और अच्छे नज़र आने लग गए। और मुझे ऐसा लगा कि हर आदमी अच्छा है, ईश्वर की प्रकृति है, सुंदर है, उसका हमेशा आदर सम्मान होना चाहिए। तो मैंने कभी भी ये प्रयास किया उन पुस्तकों को पढ़कर कि मेरी तरफ से कभी किसी को तकलीफ ना पहुंचे। मैंने हमेशा उनका सम्मान किया। किसी भी, मैं ज़मीन पर भी आप यकीन मानिए कि नीचे देखकर चलता हूं कि कहीं कोई चींटी या कोई भी कीड़ा मकोड़ा ऐसा मेरे पैर के नीचे नहीं आ जाए, क्योंकि ये धरती जो है, इस पर भी ईश्वर ने ये कहा है कि आपको इसी में समाना है, इसी में मिलना है, इस पर भी अदब से चलिए। तो इस धरती माता पर भी अदब से चलने का मुझे सिखाया। जी, मुझे राजवीर सिंह जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यकीन मानिए कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं स्टाफ के साथ बैठकर चाय नहीं पी पाता था, शर्म आती थी मुझे। लेकिन धीरे धीरे राजवीर सिंह जी के मोटिवेशन ने मुझे बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और कुल मिलाकर बात यह है कि वो भी बड़ी अजीम शख्सियत थे। और अक्सर वो ऐसा हुआ करता था, मेरे पिताजी इंग्लिश के टीचर थे, तो मैं हमेशा इंग्लिश मीडियम से ही रहा। तो इंग्लिश मीडियम था, लेकिन वहाँ हिंदी मीडियम स्कूल में ज्वाइन किया, पर फिर भी मैं इंग्लिश भी पढ़ाया करता था। तो राजवीर सिंह जी इंग्लिश के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। वो जब भी कोई इंग्लिश में लेटर लिखा करते थे तो वो मुझे बुलाते थे और कहते थे कि ज़रा चेक कर लीजिए, इसमें कोई गलती या कमी तो नहीं है, देखिए उनका बड़प्पन देखिए। और मैं फिर क्या करता था कि हमारे यहाँ लेक्चर तुलसीदास मुदगल जी थे, तो वो इंग्लिश के बहुत इंटेलिजेंट लेक्चरर थे। तो मैं उनसे कहता था ज़रा तुलसीदास जी इसमें चेक कर लीजिए। तो हम तीनों का ये एक सिस्टम ही चलता था। तो देखिए, तुलसीदास जी को भी बड़ा अच्छा लगता था कि अरे सर आपने तो देख लिया। मैंने कहा नहीं, आप चेक करिए। तो वो इस तरह से इतना मोटिवेशन, इतना डिवोशन था कि हम लोग समर्पित भाव से सारे बच्चों के लिए ऐसे भाव से काम किया करते थे कि कोई भी काम हो, कोई भी फंक्शन हो, किसी बच्चे की कोई भी परेशानी हो, उसको कैसे दूर किया जाए, पूरे स्टाफ का बहुत शानदार सहयोग रहता था। और मेरा तो इन युवाओं से और इन सब बच्चों से, विद्यार्थियों से यही कहना है कि बड़ी ईमानदारी और मेहनत से और कठिन परिश्रम से दिल लगा के मेहनत करिए, निश्चित रूप से आप कामयाबी के रास्ते पर आएंगे। सर, लंबे समय तक आप शिक्षाविद रहे हैं और उसके बाद में फिर समाज सेवा से जुड़े। अब बाल कल्याण समिति में आप सदस्य के रूप में जुडिशरी पावर के साथ में हैं। एक विद्यार्थी के रूप में आपसे ये पूछना चाहूंगा सर कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और आपका जो टेन्योर रहा एक शिक्षक के रूप में, एक प्रिंसिपल के रूप में, उसमें क्या कुछ अंतर आए हैं और आप उनको कैसे लेते हैं? क्या वो पॉजिटिव चेंजेस हैं, नेगेटिव हैं? और क्या कुछ युवाओं के लिए आपका संदेश रहेगा, क्योंकि आप इस समय जिन युवाओं से मुखातिब हो रहे हैं उनके लिए एक अनुभव की बड़ी खान है। क्योंकि कहा जाता सर कि अपने अगर निजी अनुभवों से कोई व्यक्ति सीखता है तो उम्र छोटी पड़ जाती है। और आप चूंकि इतने लंबे समय तक शिक्षा में या युवाओं के साथ रहे हैं, अब भी वर्तमान में भी काम कर रहे हैं, तो आपका पहले और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में और युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा, वो हम आपसे। देखिए, मैं बताऊँ, अभी जी सर के मैं शिक्षक रहा, वाइस प्रिंसिपल रहा, प्रिंसिपल बना, डायरेक्टर बना, और अब मैं बाल कल्याण समिति न्यायपीठ के अंदर सदस्य हूँ करौली जिले का। तो इस पूरे दौर के अंदर मैं शिक्षक था, तब भी वही ज़मीन के यथार्थ के धरातल पर था। मैं प्रिंसिपल रहा, मैंने अपनी सादगी और अपनी ईमानदारी और जो ज़मीन से जुड़कर चलने की भावना थी वो हमेशा रही। और इसी कारण ने, इसी सदाइशता ने, ईमानदारी ने, ज़मीन से जुड़कर काम करने ने मुझे इन ऊंचाइयों पर पहुंचाया। बड़े सौभाग्य की बात हुई, धीरे धीरे मुझे बाल कल्याण समिति का जब मैं मेंबर बना तो इस पूरे लंबे सफ़र के अंदर जो सबसे अच्छी बात ये रही कि मैं जो मैसेज देना चाहूँगा कि यदि आप ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे, आप अपने डिवोशन, अपने डेडिकेशन के साथ यदि काम करेंगे और
अपने छोटों से अपना स्नेह रखेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप जिस रूप में भी ईश्वर की आराधना, प्रार्थना और जो भी इबादत करते हैं उसको लेकर चलेंगे तो कामयाबियां आपके कदम चूमेगी। बाल कल्याण समिति में मेरे आने को लगभग 5.5 साल पूरे हो चुके हैं। ये एक ऐसा प्लेटफार्म मिला जहां 18 साल से कम बच्चों की सेवा करने का मौका मिला। आप यकीन मानिए कि जितने भी फैसले अब तक हुए, पूरी न्यायपीठ ने, इसमें हमारे चेयरमैन अनिल शर्मा जी हैं, पूरे न्यायपीठ ने बहुत ही ईमानदारी के साथ करौली ज़िले में काम किया, और पूरे राजस्थान में करौली की जिला बाल कल्याण समिति न्यायपीठ नंबर 1 पर है। ये मैं बड़े गौरव के साथ आपको बताना चाहूँगा। उसके पीछे देखिए कि जो नाबालिग बच्चे थे, उन नाबालिग बच्चों के साथ क्या है कि उनका एक बड़ा लंबा जीवन होता है। उस लंबे जीवन से कहीं ना कहीं उनसे जो गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों में कैसे सुधार हो, उनकी कैसे काउंसलिंग हो, उनका नया जीवन कैसे शुरू हो सके, उस सब के लिए हम लोग बहुत ही ईमानदारी के साथ प्रयास करके उनको, बच्चों को नया रास्ता देते हैं, नई मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यदि वो कहीं बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं और वो देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए हमारे यहाँ होम्स हैं, उनमें रखा जाता है। उन होम्स के बाद जब वो 18 साल के हो जाते हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप करौली को देख रहे हैं। आपने करौली को शैशव अवस्था में, जब आप एक अध्यापक के रूप में रहे थे, तब भी आपने देखा था। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था सर कि करौली के सिनेरियो में क्या कुछ परिवर्तन आए हैं, और साथ में आपका कोई ऐसा विशेष अनुभव या आपकी नजर में कोई ऐसी संभावनाएं जो करौली के हितार्थ हों, तो उनसे आप हम सबको रूबरू करें। देखिए, मेरा बचपन यहीं करौली से शुरू हुआ, और इस बचपन और ज़िंदगी के यहाँ तक के पड़ाव में करौली एक बहुत ही परकोटे के अंदर सिमटी हुई करौली थी, और सभी लोगों में बड़ी आत्मीयता और बहुत ही प्यार और स्नेह का भाव था। और हम जहाँ चटिकना में रहते थे, वहाँ सर्व समाज के लोग रहा करते थे। बहुत ही अच्छा मेलजोल और भाईचारा था। धीरे धीरे हम लोग बड़े हुए, यहाँ एजुकेशन प्राप्त की, और करौली भी धीरे धीरे विकास की राह पर आई। और करौली का भी एक परिदृश्य पूरी तरह बदल रहा है, बदल चुका है। लेकिन करौली की जो सुविधाएं होनी चाहिए, करौली में जो विकास होना चाहिए था, वो अभी